जी अस्सलाम वालेकुम to all the students. So in our last lecture we started a new topic that was about the different physiological eruptive different type of tooth movements that we observe in the teeth, the different patterns that are visible when the teeth are erupting into the oral cavity. So we will just revise first of all our previous lecture, and then we will start up today's uh, इसको मैं बताता हूँ. So मेरा नहीं है क्योंकि ये इनका ना मैसेज आया हुआ था कि पता नहीं 6th का लिखा हुआ है उन्होंने. तो मैडम का मैसेज आया हुआ है ग्रुप में ना, रिवीजन जो है वो 6th से स्टार्ट होना. हाँ, इन्होंने अपडेट भी नहीं किया ऊपर से. मैं कल अभी आज हाँ, ये लिखा हुआ है ग्रुप में ना, रिवीजन शेड्यूल फ्रॉम 6th जून. कल उन्होंने मुझसे टाइम टेबल मांगे और मैंने जब उन्होंने मुझे पर्सनल अकाउंट में टाइम टेबल मांगे ना डीएमई वालों ने, तो मैंने उसमें आपकी जगह अपना वो किया और फिर उनके रिव्यू को बताया कि हमारी तरफ से क्लासेस स्टार्ट हो रही है. इनको अपडेट तो करना चाहिए. ये देखें ना. अच्छा, मैंने रोज लिया को बता दिया. मैंने रोज कल से हमने रिवीजन करा दिया. बोली नया हुआ ऑफर है ना, सीधी 4th जून. प्लीज चेंज लेक्चर फ्रॉम स्टार्ट. अच्छा, ये 4th जून का कह रहे हैं ना. हाँ, आपको 4th जून का काम आज, ये आज का मैसेज है इनको. 6th जून लिखा हुआ है. दी भी है. हाँ. So we started off with the pre-eruptive tooth movements. अब आपको पता है कि जो हमारे डेसिडुअस टीथ हैं और उसके साथ साथ जो परमानेंट टीथ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक टूथ जर्म की पोजीशन में होते हैं और वहां से वो डेवलप होके एक प्रॉपर टूथ की फॉर्म में डेवलप होते हैं. एंड एज वी नो दैट बोथ द types of teeth they are going to come into the oral cavity. So before they come into the oral cavity they pass through different types of movements, and the movement that both the types of teeth are going to undergo before they erupt, these are known as the pre-eruptive movements. अब pre-eruptive movements का मैं बड़ा briefly जाऊंगा. इसमें जो दो मेन चीजें आपने याद रखनी है यहाँ पे इसमें, वो हैं इसके ये दो पॉइंट्स. ठीक है, जो मेन वजह होती है इनकी प्री इरप्टिव मूवमेंट्स की, एक तो ग्रोथ पैटर्न का. इसका जो सेकंड पॉइंट है, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ टूथ जर्म in which the part of it remains same leading to change in center of tooth germ. ये सेंटर ऑफ टूथ जर्म किस तरह से चेंज होता है, जिस तरह से आपके जो जॉज हैं, चाहे वो मैक्सिला हो चाहे वो मैंडिबल हो, वो अपनी जो है वो ग्रोथ कर रहा होता है. ठीक है, अब आपको पता है ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल
जो आपके डिसिडुअस टीथ इरप्ट होते हैं वो होते हैं तकरीबन 6 to 8 मंथ्स में, ठीक है। और आपके जो परमानेंट टीथ इरप्ट होना शुरू होते हैं वो फर्स्ट जो मोलर होता है वो इरप्ट होता है 6 to 7 years की एज में, ठीक है। तो ये जो एज होती है और इससे आगे तक भी टिल द एज ऑफ आई थिंक 18 to 20 years आपका जो मैंडिबल है वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है उसकी वो जो है वो अर्ली एज में होगी, ठीक है। अब इस मैंडिबल की ग्रोथ की वजह से एक तो जो टूथ जैम पड़े होते हैं इन द जॉज उनकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। और क्या होता है कि अब जैसे इंटीरियर आपके टीथ हैं उन्होंने इन द इंटीरियर सेक्शन आना है, उनकी भी प्रॉपर बॉडीली मूवमेंट होती है। बॉडीली मूवमेंट होती है कि टूथ जो है रूट समेत जो है पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है, ठीक है। सो ये दो मेन वजूहत होती हैं प्री इरप्टिव टूथ मूवमेंट्स की, ठीक है। इसमें भी आपका मैंने बताया था कि मेन फोकस आपने रखना है कि जब आपके डेसिडुअस टीथ प्री इरप्टिव पोजीशन में होते हैं यानी कि इस पोजीशन में होते हैं, तब क्या होता है कि आपके जो इंसाइजर्स हैं डेसिडुअस इंसाइजर्स वो एज अ होल बॉडीली मूवमेंट के थ्रू एंटीरियर पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ मोलर्स क्या हो रहा होता है, जो परमानेंट मोलर्स हैं उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंडिबल है जो आपका मैंडिबल या मैक्सिला का जो मोलर होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्लेस्ड डिस्टली, ठीक है। जिस तरह से आपके जॉज ग्रो करते हैं तो वही दांत जो डिस्टली प्लेस्ड होता है वो एक प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है और फिर इस तरह से उसके बाद में ग्रोथ होती है और वो इरप्ट कर जाता है इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है। फिर आपने पोजीशंस याद रखनी है कि कौन कौन से जो टीथ हैं वो सक्सेशनल टीथ होते हैं, ठीक है। सक्सेशनल टीथ वो होते हैं जो डेसिडुअस वो परमानेंट टीथ होते हैं जो डेसिडुअस टीथ को रिप्लेस करते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। अब डेसिडुअस टीथ को आपने याद रखना है कि वो परमानेंट टीथ जो डेसिडुअस टीथ को रिप्लेस कर रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके सेंट्रल इंसाइजर से लेके आपके सेकंड प्री मोलर तक, ठीक है। जो आपके परमानेंट मोलर्स होते हैं वो सक्सेशनल टीथ इसलिए नहीं होते क्योंकि वो तब ग्रो करते हैं जब आपका मैंडिबल या मैक्सिला जो है वो लेंथ में ग्रो करते हैं और उनकी स्पेस बनती है, ठीक है। वो किसी के सक्सेशन या किसी डेसिडुअस टीथ की जगह पे इरप्ट नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपको डेसिडुअस और परमानेंट टीथ का टोटल नंबर पता हो तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। So this is how these are some of the few points and some of the positions that you need to remember regarding the pre-eruptive tooth movements in case of the deciduous and permanent dentition. Then when we come to the eruptive movements, we can define it as the movement that can move a teeth from its position within the bone of the jaw to its functional position into the occlusion. So if you keep the focus on the name, you can easily define this term. That this is the type of movement that is going to cause the eruption or movement of the teeth into the functional position in occlusion, ठीक है। अब जब हम इस eruptive movement को observe करते हैं in the histology, so what we can see is that there are some of the important features that lead to this eruptive movement. उसमें सबसे अहम जो होती है that is the development and remodeling of the periodontal ligament, ठीक है। development और remodeling of the पेरियोडोंटल लिगामेंट्स इसकी जो इससे जो फोर्सेस डेवलप होती हैं वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं इन पुशिंग द टूथ इनटू द ओक्लूजल पोजीशन, ठीक है। और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की जो डेवलपमेंट और रीमॉडलिंग है इसमें सबसे अहम जो रोल होता है वो किसका होता है, फाइब्रोब्लास्ट का, ठीक है। सो फाइब्रोब्लास्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट as well as the remodeling of the periodontal ligaments
और जिस तरह से ये रीमॉडलिंग होती है उसी तरह से जो दांत के ऊपर फोर्सेस लगती हैं दैट कॉज द eruption of these eruption of the tooth into the oral cavity. ठीक है. So now when we come to the occlusal position before the tooth is going to erupt into the oral cavity, हम कुछ structures observe करते हैं in the surrounding of the tooth that are also linked to the eruption or causing the eruptive movement of the teeth. ठीक है. So इसका जो आखिरी पॉइंट है उस पर आप देखें, in case of successional teeth fibrocellular follicles form a connection with the lamina propria of oral mucosa by a strand of connective tissue. ठीक है. तो इस लाइन के ऊपर आप फोकस करें और फिर अगर आप ये वाला इमेज देखें, ठीक है, I'll just magnify this. तो उसने कहा हुआ है कि there is a group of fibrocellular follicle that is going to form a connection with the lamina propria. ठीक है, to form a strand of cells. अब ये एक हिस्टोलॉजिकल इमेज है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टूथ की जो इरप्टिव मूवमेंट है वो किस तरह से होती है. ठीक है. सो इफ यू सी दिस एरो हेड, ये आपको बता रहा है दिस इज द पार्ट ऑफ द एल्वियोलर बोन. ठीक है. ये पोरस सा जो एरिया है ना सारा, दिस इज द एल्वियोलर बोन. ठीक है. इसके ऑपोजिट साइड पे भी देखें इसी तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये भी एल्वियोलर बोन है. ठीक है. उसके अलावा उसके बाद अगर आप ये सेकंड एरो हेड देखें, देन यू कैन सी दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेमिना प्रोप्रिया ऑफ द ओरल एपिथेलियम. ठीक है. तो दिस इज द ओरल एपिथेलियम और इसका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इसको आप लेमिना प्रोप्रिया कहते हो. ठीक है. दिस इज द सेक्शन एरिया फ्रॉम विच द टूथ इज गोइंग टू erupt into the oral cavity. ठीक है. और ये जो आपको एरो हेड पॉइंट आउट कर रहा है, दिस इज द एरिया वेयर द फाइब्रोसेलुलर फॉलिकल इज प्रेजेंट. ठीक है. तो यहाँ पे जो फाइब्रोसेलुलर फॉलिकल सेल्स हैं दे कंबाइन विद द लेमिना प्रोप्रिया एंड दे फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. जो कि आपको थिक एरो हेड्स की फॉर्म में नजर आ रहा है ना, दिस इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द association between the lamina propria and the fibrocellular follicular cells. ठीक है. अब ये association क्या होती है? This cord like structure, this is present in an area that is known as the gubernacular canal. ठीक है. और ये जो cord like structure होता है इसको आप कहते हो gubernacular cord. This cord is present in the gubernacular canal. ठीक है. तो अब ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज बेसिकली अटैच्ड टू रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम. ठीक है. अब रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम क्या होती है कि जब आपका क्राउन, जो दांत का क्राउन है वो ओरल कैविटी में इरप्ट होना होता है, उससे पहले एक लेयर होती है जो कि जिसने क्राउन, दांत के क्राउन को कवर किया होता है, दैट इज नोन एज द reduced enamel epithelium. That epithelium is basically is in contact with this gubernacular cord. ठीक है. और gubernacular cord जो है वो किसके साथ connected है? To the lamina propria. ठीक है. So once this association is completely formed and the और base पे क्या हो रहा था कि periodontal जो ligaments हैं उनकी remodeling हो रही है. These forces actually cause the movement of the tooth into the occlusal direction. ठीक है. अब जब ये कनेक्शन बनता है, आपका जो क्राउन है वो क्या करता है? एल्वियोलर बोन को हिट करेगा आके, और जैसे वो हिट करता है दैट प्रेशर कॉजेज द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. ठीक है. तो जिस रीजन पे ये दांत क्राउन जो है वो प्रेशर डाल रहा होता है वहां पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी. ठीक है. बोन रिजॉर्प्शन होगी. बोन रिजॉर्प्शन की वजह से ये कनेक्शन बन जाता है बिटवीन द क्राउन एंड द ओरल एपिथेलियम. ठीक है. एंड दिस इज हाउ द इरप्टिव मूवमेंट्स इज गोइंग टू. जी इनको कहना था बता दो, तो कल बताते, आज सुबह मैसेज कर रहे.
ओके, ठीक है. So this is how the eruptive movements are seen in the histological section. ठीक है. This is how the connective tissue association is formed with the lamina propria of oral epithelium and the crown of the tooth that leads to the eruption of the tooth into the oral cavity. ठीक है. फर्दर ये वही पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो ये एक स्ट्रक्चर बनता है द फाइब्रोसेलुलर फॉलिकल्स forming a connection with the lamina propria of oral mucosa to form a strand of connective tissue that is known as the gubernacular cord, and this cord-like structure, it is present in this gubernacular canal. ठीक है. So when this whole association is formed, the gubernacular canal is widened rapidly by the local osteoclastic activity. Osteoclastic activity generate किस तरह से होगी? That once that crown of the tooth is going to put pressure on the alveolar bone that is covering it, it will cause the osteoclastic activity. Osteoclastic activity किस तरह से होती है कि आपके जो blood cells हैं उसमें monocytes हैं, they actually produce the macrophages and osteoclastic cells, and the osteoclast cells start the bone resorption. ठीक है. अब जब ये osteoclastic activity होगी तो obviously उस एरिया से alveolar bone जो है वो रिमूव हो जाती है. उसको आप कहते हैं कि delineating of the eruptive pathway for the tooth. Now the bone lining is removed from that eruptive pathway. ठीक है. फिर ये लास्ट इमेज है आपको दिखाएंगे जो कि इस लास्ट पॉइंट के बारे में आपको बता रहा है. ठीक है. So this is how it this histological features can also be observed in this picture, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो gubernacular cord होती है, this is basically attached to the crown of the tooth. ठीक है. क्योंकि उस वक्त जो crown होता है that is basically covered by a layer of reduced enamel epithelium. ठीक है. अगर आपने enamel की formation पढ़ी हो ना तो उसमें आपको ये वर्ड मिलता है, या इवन टूथ डेवलप में भी कि reduced enamel epithelium. तो बेसिकली होती क्या है? that is basically the remnant of the dental lamina present on the tooth surface before it erupts into the oral cavity. So this gubernacular cord is basically attached to that reduced enamel epithelium. ठीक है. So in the B section you can see that once the crown is going to move more into the occlusal direction, it will put pressure on the alveolar bone that will cause the resorption of the bone from this section, and this is how the tooth basically comes out of the bony crypt. ठीक है. So this is how this whole process is going to happen. ठीक है. फिर ये एक इमेज है, इसको अगर आप फोकस करें तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि आपको प्री इरप्टिव मूवमेंट्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जो परमानेंट टीथ का टूथ बड होता है दैट इज प्रेजेंट एट द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द डेसिडुअस टीथ. ठीक है. तो बेसिकली लिंगुअल एस्पेक्ट से डेसिडुअस टीथ की रूट के ऊपर प्रेशर लगाता है और उसकी रूट्स डिसॉल्व होती हैं. ठीक है. And this is how those canals, the gubernacular canals, can be observed. ठीक है. From where the permanent teeth are going to erupt. So those permanent teeth, tooth germ, they are present basically at the lingual aspect of the deciduous teeth, and those can be observed like this. If you remove the soft tissue, ठीक है. अगर आप सॉफ्ट टिश्यू करके उसको ड्राई करके अगर आप मैक्सिला या मैंडिबल को देखें तो देन यू कैन ऑब्जर्व दीस gubernacular canals, and this is how they look like. ठीक है.
अब आपको पता है कि दांत जो हमने इरप्टिव मूवमेंट्स हैं उसमें क्या होगा कि एक तो मैंने आपको बता दिया दैट द टूथ इज गोइंग टू इरप्ट फ्रॉम द बोन, ठीक है, और द एल्वियोलर बोन। सेकंड एक मूवमेंट, अब जब वंस द बोन इज रिमूव तो उसके बाद आपको पता है कि एक ओरल एपिथेलियम की लेयर रह जाती है दांत के ऊपर, उसमें भी तो अभी दांत, उससे भी अभी दांत ने इरप्ट करना है ताकि वो पूरी तरह से ओरल कैविटी में आ जाए। So now what is going to happen that there are two phases of eruption, ठीक है। एक होता है इंट्राओसियस फेज। इंट्राओसियस फेज क्या होता है कि दिस इज अ फेज in which the tooth is going to erupt from the bony encrypt, ठीक है। और एक और फेज होता है दैट इज द extraosseous phase. Extraosseous phase होता है कि once the tooth is out from the bony encrypt, now it has to erupt from the oral epithelium, ठीक है। तो इसको बताने का मकसद ये है कि ये दोनों में जो टूथ इरप्शन की जो स्पीड होती है या द रेट एट विच द टूथ इज गोइंग टू इरप्ट इन फ्रॉम द बोन एंड फ्रॉम द ओरल एपिथेलियम इज डिफरेंट, ठीक है। So the rate of eruption in case of intraosseous phase is about 10 millimeter per day. This means that when the tooth has to erupt from the bony encrypt, it is going to occur at a slightly slower rate as compared to when the tooth is going to erupt from the oral epithelium. So अगर आप extraosseous phase देखें, once the tooth has erupted from the bone, its rate of eruption increases to about 75 millimeter per day. So it obviously takes more time for the tooth to pass through the bone. So this is how you can summarize all the tooth movement that is going to occur in different phases, ठीक है। अभी ए से जी तक ये phases हैं सारे, ठीक है। इसमें अगर आप देखें जो सी वाला इमेज है, ठीक है, सी वाले इमेज में आप देखोगे कि once the root of the tooth has developed for about 2/3 of its length, then the tooth can actually start erupting into the oral cavity, ठीक है। डी वाले इमेज में आप क्या देख सकते हो कि more than 2/3 of the root has developed but the root apex is still not complete, ठीक है। इस स्टेज पे क्या होता है कि टूथ जो है वो completely oral cavity में erupt हो चुका होता है, and this formation of the root apex continues to be completed even after the tooth has erupted into the oral cavity. Now when it comes to discussing the basic mechanism or what sort of forces that can probably cause the eruptive movements, इस केस में different theories have been presented by the scientists, ठीक है। And first of the theory includes that the root formation की वजह से forces जो generate होती हैं that cause the eruptive movement of the tooth, ठीक है। Then there is another theory that says that the bone remodeling of the alveolar bone that generates the forces that basically cause the eruptive movements. Then there is another group of scientists who presented a theory that dental follicle cells and the periodontal ligaments, or the development and remodeling of the periodontal ligaments, this causes the eruptive movements, ठीक है। then we then there is an also a discussion on some of the molecular determinants, ठीक है, जो कि bone resorption cause करते हैं या bone formation cause करते हैं, that cause this sort of
tooth eruption. So these are 5 different types of theories that have been presented by different scientists, जो कि जिन्होंने अपने अपने तौर पे different experiments किए just to know that which of these factors is more significant in causing tooth eruptive movements. ठीक है, अब ये जो 5 different types of theories है ना, ठीक है, इसमें आपने याद ये रखना है कि कौन सी जो ऐसी थ्योरी है that is most effective in causing the tooth eruption. ठीक है, so first of all we will discuss the theory of root formation that by some scientists it is assumed that when the root formation is occurring, this root formation causes the eruptive movement of the tooth. Okay, so you can start up with the first point that this process may appear to be an obvious choice. Obvious क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि root की जो length है that continues to be completed even after the tooth has erupted, and by the root formation process it can be assumed that most of the tooth eruption this is caused by the root formation. However, there are some of the experiments that have been performed by different scientists that show that root formation is not effective in causing any sort of tooth eruption. उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया कुछ साइंटिस्ट ने, वो क्या था कि researchers show that there is enough evidence that root formation is not the only phenomena. And what they did in experiment that they did this experiment on an animal model, and what they did was that they pinned one of the even if the eruption of the root tooth is pinned, the root formation is going to continue. अब इसमें उन्होंने किया क्या, they took an animal model, उसमें उन्होंने देखा कि different teeth were being erupted into the oral cavity. उन्होंने उसमें क्या किया कि उसमें से जो एक दांत है ना, उसको उन्होंने एल्वियोलर बोन के साथ इस तरह से अटैच कर दिया कि वो ओरल कैविटी में इरप्ट ना कर सके, ठीक है, और अभी उस दांत की जो है वो रूट डेवलपमेंट वो हो रही थी. So what they observed after some time that that tooth that was basically attached or pinned to the alveolar bone that didn't erupt into the oral cavity, but the root formation of that tooth has completely occurred after a certain period of a time. ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या हुआ, दैट रूट फॉर्मेशन उसकी कंप्लीट होगी लेकिन दांत जो है वो बोन से और ओरल एपिथेलियम से इरप्ट नहीं हुआ. तो इसकी वजह से उन लोगों ने दे केम टू अ कंक्लूजन दैट रूट फॉर्मेशन डज नॉट जनरेट्स इनफ फोर्स दैट कैन अलाउ द eruption of the tooth into the oral cavity. ठीक है, so if you look at the first point, you can come to know that the forces generated during root formation is only enough to produce bone resorption rather than any sort of tooth eruption into the oral cavity. Okay? And then they found through different experiments that there was evidence that even the rootless teeth and some teeth even with the small roots, they erupt into the oral cavity. So these evidence from different experiments, they showed that root formation does not generate enough force to cause the eruption of the tooth into the oral cavity. So the theory that root formation causes tooth eruption is not uh, valid enough according to these experiments that were carried out in different times. Okay? Next we come to the bone remodeling. As from previous studies, it looks like that the bone remodeling may cause some sort of the tooth movement and also the eruption. So now what they did was they did an experiment on another animal model, and what they did was that
uh, they basically did a study on the animal model in which they removed the tooth of the animal, and they didn't disturb the dental follicle cells that are basically present around the alveolar bone. And they also did an experiment in which the tooth germ is wired with the bone and the eruptive pathway is still formed. So what they did in this case कि उन्होंने दो तीन किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए। एक तो उन्होंने क्या किया कि एक केस में जो एक दांत ने इरप्ट होना था उसको बेसिकली रिमूव कर दिया, बट द alveolar bone section and the dental follicle cell that is basically surrounding the alveolar bone उसको उन्होंने रिमूव नहीं किया। तो इस केस में उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि इवन आफ्टर द बोन रिमॉडलिंग was not occurring, the an eruptive pathway was still formed, ठीक है, without the tooth being present in its place, ठीक है। It was also found that even if the developing tooth is removed, the eruptive pathway is formed in presence of the dental follicle cells, ठीक है। Similarly, what they did that in place, once they had removed the tooth from its position, they placed an artificial tooth in presence of the dental follicle, and they found out that the artificial tooth that basically erupted through the bone and also through the oral epithelium and was found to be in the occlusion, okay? So what they concluded from this experiment that rather than the bone remodeling, the dental follicle cells, these seem to be more uh, evident in development of the eruptive pathway, and also they are responsible for generating a force that cause the eruptive movements of the tooth into the oral cavity. So next we come to the dental follicle. So what do we know about the dental follicle is that these are a group of cells that are basically surrounding the tooth germ during development, ठीक है जी। और डेंटल फॉलिकल्स का अगर आपको पता हो तो these are the basically the cells that are surrounding the whole circumference of the tooth, and they are also linked to the reduced enamel epithelium, ठीक है। reduced enamel epithelium का आपको बताया था कि it is the epithelium that is covering the crown of the tooth before its eruption into the oral cavity. Now through different studies it has been found that there is a cellular activity that involves an association between the reduced enamel epithelium and also the dental follicle cells that basically leads to the eruptive movements of the teeth. So now what is going to happen that there is a growth factor known as the Connolly stimulating growth factor 1 that induces osteoclastic activity that leads to the tooth eruption. Okay, this facilitates the degradation and bone resorption, and also it has been found that there is a enzyme known as protease that is secreted from the reduced enamel epithelium. और ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है कि जो ओरल एपिथेलियम की लेयर होती है that is present once the tooth has passed the bony crypt barrier, to reduce enamel epithelium, it secretes an enzyme protease that causes the degeneration of the oral epithelium, and that basically leads to the eruption of the tooth into the oral cavity. So this is how it looks like, ठीक है। ये अगर आप इमेज देखो
So this is the tooth structure. Again, this is basically surrounded by a layer of dental follicle cells, and the crown of the tooth, as you can see, it is covered with a layer of reduced enamel epithelium. ठीक है? So this is how once the tooth has erupted through the bony crypt, it fuses with the oral epithelium. ठीक है? And then the reduced enamel epithelium is going to secrete an enzyme protease that will cause the degeneration of this oral epithelium and cause the eruption of this teeth into the oral cavity. Okay, then there is another type of a theory known as the periodontal ligament theory. इसमें आपको वही बताया था जो आपने हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में पढ़ा था इन द eruptive movements के the development and the remodeling of the periodontal ligaments. This generates forces that cause the eruption of the teeth from the oral cavity. Now what is going to happen? यहाँ पे एक important term लिखी हुई है tractional power. The periodontal ligaments and the dental follicle complex possess eruptive force due to the tractional power of the fibroblast. Tractional power क्या होती है कि the fibroblasts they actually have the ability to move over the periodontal ligaments. वो movement की वजह से basically क्या होता है? When the fibroblasts are basically going to move around the PDL, they basically cause the remodeling of the periodontal ligaments, जिसकी वजह से ट्रैक्शनल फोर्सेस जनरेट होती हैं. अब ये ट्रैक्शनल फोर्सेस क्या करती हैं कि एक आपका एल्वियोलर सरफेस है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको पता है कि रूट ने जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है ताकि टूथ की इरप्शन हो. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ट्रैक्शनल फोर्स that the tooth due to the activity of the fibroblast, the tooth moves into the occlusal position against the wall of the alveolar bone. So these are the tractional forces that are generated by the fibroblast that lead to the eruption of the teeth into the oral cavity. Next, you can see there are some of the molecular determinants. Okay, so these are all the factors. अगर आपने पहले इनको पढ़ा हो in case of जो आपने bone का topic पढ़ा था bone remodeling का, उसमें भी आप इन कुछ factors के नाम याद रखें, आपने पढ़े होंगे, जो कि क्या करते हैं, these basically cause the bone resorption. Bone morphogenetic protein 6 जो है ये भी क्या करता है, this actually facilitates osteoclastic activity. ठीक है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर जो है ये भी आपने पढ़ा है अभी रिसेंटली डेंटल फॉलिकल थ्योरी में. ठीक है, कि ये बेसिकली क्या करता है, दिस एक्चुअली इनिशिएट्स द बोन रिजॉर्प्शन. ठीक है, मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन 1 है, इंटरल्यूकिन 1 है, ऑल दीज फैक्टर्स दीज बेसिकली फैसिलिटेट और फेवर द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, the bone resorption होगी and the tooth basically can pass through the bony crypt. ठीक है, same is the case of the monocytic chemotactic proteins. ठीक है, monocytic chemotactic proteins क्या करते हैं, you know that monocytes इनकी जो movement होती है and their activity that causes the production of macrophages and also the osteoclasts. ठीक है, and the osteoclasts cause the bone resorption. Same is the association between rank and rank L, ठीक है, receptor associated nuclear kappa cells and its ligands. So the association between these two, this also causes the osteoclastic activity. ठीक है, osteoprotegerin आपको पता है कि ये एक फैक्टर होता है जो bone remodeling को bone resorption को inhibit करता है. ठीक है, so once there is excessive secretion of osteoprotegerin, this will cause
decrease interaction between rank and rank L receptors, and that will actually reverse the osteoclastic activity. And once the osteoprotein quantity is reduced, that actually is going to be an indicator of high osteoclastic activity. Same goes for the transforming growth factors. ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है इसमें एक एक लाइन का इसने डिस्क्राइब किया होगा किस तरह से ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं दे कॉज द दे फैसिलिटेट बोन रिजॉर्प्शन. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द स्टार्ट ऑफ द फाइनल टाइप ऑफ eruptive movements that are the post eruptive movements. ठीक है, so from the name you can tell that these are the movements that you can observe once the tooth has already erupted into the oral cavity. ठीक है, और इनका मकसद क्या होता है कि अगर if there is any sort of space present in between the teeth, these forces cause the teeth to cover that space. ठीक है, the movement that maintain the position of erupted tooth in inclusion while jaws continue to grow and compensate for occlusal and proximal wear. ठीक है, तो ये दो टाइप्स की जो है स्पेसेस को कवर करेगा, एक occlusal और एक proximal स्पेसेस, जो कि डेवलप कैसे हो सकती हैं इन केस ऑफ occlusal एंड proximal wear. So the post-eruptive movements, what is their objective? They mostly accommodate the growing jaw, compensate for occlusal wear, and also accommodate the interproximal wear. ठीक है, अब सबसे पहले जब इसकी मैं पहले की डिस्क्रिप्शन में जाऊं, मैं आपको बताऊंगा कि ये वेयर जो वर्ड है ये क्या होता है. ठीक है, ये जो वेयर ऑफ टूथ होता है ना, दिस इज बेसिकली लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ एट्रियन, एब्रेयन और एब्फ्रैक्शन. ठीक है, अब लॉस ऑफ टूथ किस किस तरह से हो सकता, टूथ सरफेस जो है वो किस किस तरह से हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एट्रियन, एब्रेयन एंड इरोजन. ठीक है, थर्ड टाइप इज इरोजन. सो अब जो एट्रियन होती है वो किस तरह से होती है, दैट इज लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ. ठीक है, अक्सर लोगों को आदत होती है दांत क्लेंच करने की, ठीक है, या दांत पीसने की, उसको बेसिकली आप कहते हो एट्रियन. ठीक है, कि दो दांतों को आप आपस में इतनी जोर से जो है वो क्लेंच करते हैं जिसकी वजह से उनके जो ओक्लूजल सर्फेसेस हैं वो वेयर ऑफ हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं. ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ टूथ सरफेस किसकी वजह से हो सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ एब्रेजन. ठीक है, एब्रेजन होती है कि लॉस ऑफ टूथ सरफेस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स लाइक जैसे कि एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग है. ठीक है, एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग अगर आप करते हो तो उससे भी क्या हो सकता है कि इनेमल जो सरफेस है वो वेयर ऑफ होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि इनेमल ओवर द टाइम उसकी जो लेयर है वो स्लाइटली थिन हो सकती है अगर आप एग्रेसिव this can lead to the wear off of the tooth surface. ठीक है, थर्ड आपको मैंने बताई है इरोजन. तो इरोजन क्या होती है कि दैट इज द लॉस ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड अटैक. ठीक है, वो एसिड अटैक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं. ठीक है, दोज आर एसिडिक इन नेचर. सो द एक्सेसिव इनटेक ऑफ सच chemicals
can lead to the wear of your tooth surface. ठीक है, एक और कंडीशन होती है जिसमें there is that is known as the gastrointestinal reflux. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके जो स्टमक का एसिड होता है वो रिगर्जिटेशन की वजह से आपकी ओरल कैविटी में आ जाता है, जिसकी वजह, और अगर वो आपकी टूथ के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो जो आपका टूथ सरफेस है उसकी वो वेयर ऑफ हो सकता है. ठीक है, so that condition in which there is some sort of chemical or acid that causes damage to your tooth surface, that is known as erosion. So these are the three different types through which wear off of the tooth surface can occur. ठीक है, so now we have 15 minutes left. We will end up our lecture over here and we will cover up this topic once once we are into the revision. ठीक है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पढ़ा तो हुआ नहीं है, उनको कम ही समझ आ रही होगी. ठीक है, so we will end this chapter once we are done with our revision stuff. So any question that you have regarding especially the eruptive movements, you can ask right now. Any question regarding this? So we have two questions over here. One of them is regarding how we can prevent this clenching of teeth. ठीक है, इसमें एक तो जो डेंटिस्ट आपको रेकमेंड करेंगे ना, once you go for a treatment for a dentist and he tries to observe the tooth wear, especially on the occlusal aspect, वो आपको रेकमेंड करेगा एक हम यूज करते हैं बाइट ब्लॉक. ठीक है, या रिटेनर्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, these are basically two plates that are going to cover your that are transparent and they cover your the occlusal surface of your mandible and maxillary teeth. ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो कुछ अरसे तक just to prevent that. ठीक है, और अगर वैसे आपको आदत है तो वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते और रिटेनर के ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहते तो वंस वेन एवर यू, ठीक है, अब आपको जब पता चलता है कि यू आर डूइंग दिस क्लेंचिंग अनकॉन्शियसली, तो आप क्या कर, अब जाहिर है सोते वक्त तो नहीं उसको किया जा सकता. उसमें ये होता है कि जब अगर आपको सोते वक्त आदत है ना, तो इट मीन्स दैट देयर इज आइदर समथिंग some sort of attention that you have. ठीक है,
किसी किस्म की कोई टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से आप रात को सोते वक्त भी रिलैक्स्ड नहीं होते। उससे रिलेटेड फिर ये भी चीज़ मैटर करती है कि आपके स्लीप आवर्स, ठीक है, जितना अगर 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीप है तो दैट इज गोइंग टू कॉज अ वेरी सूदिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट टू योर ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स पोजीशन में है। फिर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस या टेंशन कितनी लेते हो, ठीक है। अक्सर ये चीज़ें तब होती हैं स्टूडेंट्स में जब किसी किस्म का कोई एग्ज़ाम उनके सर पे हो या इस तरह की कोई टेंशन हो, ठीक है, that causes them to be doing this sort of a thing unconsciously during sleep। वैसे भी अक्सर जो है हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें आदत होती है, हम वैसे भी जो है अपने दांतों को अक्सर औकात क्लेंच करके रखा होता है किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। सो उस केस में अगर हम वो रिटेनर वाली पोजीशन में नहीं जाना चाहते तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन ब्रिंग आवर टंग इन बिटवीन द टीथ, ठीक है। और उससे भी क्या हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये आदत जो है वो कम हो सकती है। जब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे ना, अपने आप को नोट करोगे कि मैं क्लेंचिंग ऑफ टीथ ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, देन यू ट्राई टू सेपरेट योर टीथ थ्रू योर टंग, ठीक है, उससे भी क्या हो सकता है कि फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा ये होता है कि आप अगर इस चीज़ को अनकॉन्शियसली अवॉइड करना चाहते हो तो अपने एक तो स्लीप आवर्स और जो भी आपकी टेंशन की वजह है और थोड़ी सी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको कर लें तो यू कैन गेट रिड ऑफ दिस क्लेंचिंग ऑफ टीथ। अदरवाइज अगर आपकी टूथ वेयर अगर ज़्यादा हुआ है तो फिर आपको वो रिटेनर्स की तरफ ही जाना पड़ेगा, जो कि आई थिंक राउंड अबाउट आप 6 months तक लगाएं तो दैट कैन कॉज अ रिलीफ ऑफ दोज ऑफ दिस क्लेंचिंग हैबिट, ठीक है। एक और मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ रिगार्डिंग इरेक्टिव मैकेनिज्म की मोस्ट इफेक्टिव। अब अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, यू गो थ्रू योर बुक, ठीक है, एंड देन यू गो थ्रू ऑल द डिफरेंट थ्योरीज जिसमें कि रूट फॉर्मेशन, बोन रिमॉडलिंग, उसमें आप रूट फॉर्मेशन और बोन रिमॉडलिंग के एक्सपेरिमेंट पढ़ो ना तो उससे आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ना तो रूट फॉर्मेशन इफेक्टिव है, ठीक है, फोर्सेस जरूर जनरेट हो रही हैं रूट फॉर्मेशन में, बट दे दोज आर ओनली गुड इनफ टू कॉज द यहाँ पे अगर आप देखें इन केस ऑफ रूट फॉर्मेशन तो आपको पता चलेगा कि द फोर्सेस दैट आर जनरेटेड बाय रूट फॉर्मेशन those can only cause what? Bone resorption, ठीक है, but they cannot cause the eruption of the tooth into the oral cavity। So you go through all these theories, root formation भी इसी तरह है, bone remodeling के अगर जो experiment किए गए हैं उसमें भी आप देखेंगे कि the forces are not enough to cause the root eruption of the tooth। Only in case of the dental follicle, ठीक है, उसको आप देखेंगे the dental follicle is basically the structure that is doing what, that is going to form an eruptive pathway, ठीक है, एक तो वो सिग्निफिकेंट होता है। दूसरा जो है पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की रीमॉडलिंग जो है, ठीक है, इनकी डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि वो जो फोर्सेस जनरेट होती हैं और दूसरा जो डेंटल फॉलिकल सेल्स हैं वो जो इरेक्टिव पाथवे बनाते हैं, those are basically the two significant theories that cause the tooth eruption more effectively, ठीक है। जो हमने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी जो चीज़ें पढ़ी है ना, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में भी, उसमें भी आप देखो कि एक इरप्टिव पाथवे पहले बन रहा है ना, कि लेमिना प्रोप्रिया और फाइब्रोसेलुलर फॉलिकल सेल्स, दे दूज आर बेसिकली कनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म अ गबर्निकुलर कॉर्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये पूरा एक प्रॉपर इरप्टिव पाथवे पहले बनता है जिसकी वजह से दांत जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बोन से बाहर आता है और फिर जो है वो एपिथेलियम से, ओरल एपिथेलियम से बाहर आ रहा होता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली द डेंटल फॉलिकल सेल्स, दे एक्चुअली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द इरप्टिव पाथवे। अगर आप डेंटल फॉलिकल रिमूव कर दोगे तो इरप्टिव पाथवे ही नहीं बनता, ठीक है।
जिसकी वजह से द टूथ कैन नॉट इरप्ट इनटू द ओरल कैविटी। ठीक है। दूसरा जो है ये पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की रीमॉडलिंग है, किस तरह से हो रही है वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज द डेंटल फॉलिकल टू कॉज द इरप्टिव मूवमेंट्स। ठीक है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई रूट फॉर्मेशन एंड बोन रिमॉडलिंग डू नॉट सिग्निफिकेंटली कॉज द इरप्टिव मूवमेंट्स। वो अगर आप इनके एक्सपेरिमेंट्स दोनों के पढ़ोगे जो मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको पता चलेगा दैट दोज theories are not significant enough in causing the eruptive movements. Any other question? Any other question? So from the next lecture we will be moving to the revision. Okay, and this will be a good chance for all the previous students जिन्होंने पहले से join किया हुआ है, they can come and go through all the difficulties that they have regarding the previous lectures, and the newcomers can go through whatever we have studied. उनको बेसिक्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। ठीक है। सो बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट दीज रिवीजन लेक्चर्स। ठीक है। एंड आई एम होपफुल के जो रिवीजन लेक्चर्स हैं इनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।